चलो, ये जो चैप्टर है एसएसटी का पहला, हिस्ट्री 10th क्लास, आज जो सबसे पहले ये चैप्टर कितने पार्ट में बटा हुआ है ये जानना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो उन्हें पता ही नहीं होता। टीचर अगर पूछती है ना कि आपका चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पर चैप्टर का जो पार्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये 6 पार्ट में आपका चैप्टर जो है पूरा डिवाइडेड है। सबसे पहले ये बात करता है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कहां पर? यूरोप में। इंग्लिश वालों के लिए भी लिखेंगे, हिंदी वाले उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अब राष्ट्रवाद के उदय में हमें पढ़ना क्या क्या है? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है, जो हमें पढ़ना है वो है फ्रांसीसी क्रांति, जो आप लोग 9th में भी पढ़ के आए होंगे, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरी चीज क्या पढ़नी है? फुसर फुसर करे जा रहे हैं, खाली बैठ जाते हैं। दूसरी चीज है यहां पर क्या? दूसरा टॉपिक है यहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अभी राष्ट्रवाद का उदय हो गया, अब उसका निर्माण भी तो जरूरी है। निर्माण क्या? अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक है, इसी पार्ट का जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? वो है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। तीसरा इसके अंदर 1815 की रूढ़िवादिता। 1815 की क्या दिखेगी आपको? रूढ़िवादिता दिखेगी। अब रूढ़िवादिता क्या होती है मैडम? उसके बाद जो चौथा टॉपिक है उसमें आ जाएंगे हमारे क्रांतिकारी। कौन आ जाएंगे? क्रांतिकारी। ठीक। नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर जो बात आपकी करता है किसकी? क्रांतियों के युग की। क्रांतियों के युग की। क्रांतियों का युग कब से कब तक था? तो ये 1830 से लेकर 1848 तक। 1830 से लेकर 1848। इसमें पढ़ना क्या है? इसमें सबसे पहले पढ़नी है रूमानी कल्पना। क्या पढ़नी है? रूमानी कल्पना। दूसरी चीज की बात की जाए, अगर दूसरी चीज की इसके अंदर बात की जाए तो वो था आपका जन विद्रोह। ये इंग्लिश वालों को नहीं उतारना है, ये उतारने बैठ जाए, सिर्फ हिंदी वाले उतारेंगे। इंग्लिश वाले अभी नेक्स्ट, इसके बाद इंग्लिश में बताऊंगी सारे टॉपिक्स। जन विद्रोह फिर भी हिंदी में ही पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो वो हिंदी से क्लियर हो जाती है कई बार। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उदारवादी। कौन है? उदारवादी। इन्होंने भी क्या काम किया? क्रांति लाने का काम किया था, तो उदारवादी की क्रांति। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये खत्म। नेक्स्ट है चौथा टॉपिक जो आपका बोलता है, वो क्या बोलता है? जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और इटली, नॉट इडली, इडली, अरे इटली इटली का निर्माण। इसके अंदर क्या है? सेना राष्ट्र था ये। क्या था ये? सेना राष्ट्र, मतलब मिलिट्री। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे इटली के बारे में कि इटली का क्या हिसाब किताब था, कैसा था, किस तरह से इटली में कानून चलाए जाते थे, क्या होता था। फिर पढ़ेंगे यहाँ पर तीसरा ब्रिटेन की दास्तां। किसकी दास्तां पढ़ेंगे? ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन की दास्तां। फिर ब्रिटेन पढ़ेंगे और ब्रिटेन के बाद ये खत्म। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है,
आई होप आशु उतार लिया होगा। अभी जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक क्या बात करता है? राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि राष्ट्र दिखता कैसा है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपने? इसके अंदर आपने बस यही पढ़ना है कि दृश्य कल्पना कैसी है। टॉपिक छठा जो है, टॉपिक नंबर 6 जो है आपका, वो क्या है? वो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या किया गया, डिटेल दी गई है। बात करें तो यहाँ पर हिंदी का जो ये हिस्ट्री है, इसका क्या है? बेसिकली इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ क्या है? इंट्रोडक्शन में भी सिर्फ क्या है? सिर्फ टॉपिक है। इन टॉपिक का कोई एलोबरेशन नहीं है अभी, सिर्फ टॉपिक के नाम है कि चैप्टर के अंदर देख लो पढ़ना क्या क्या है। अब क्वेश्चन बन जाए, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। फिर क्वेश्चन बन जाए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण क्यों हुआ था। फिर क्वेश्चन बन जाए, क्रांतिकारी युग जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1830 से 1848 में स्टार्ट हुआ था। फिर क्वेश्चन बन जाए कि जर्मनी और इटली में क्या सेना का राष्ट्र था, आंसर है यस। अब जब सेना का राष्ट्र था तो उस टाइम में इटली और ब्रिटेन की दशा क्या थी। उसके बाद राष्ट्र का दृश्य कल्पना, जब राष्ट्र बन गया तो वो दिखता कैसा है, उसकी दृश्य कल्पना, या आने वाले 25 साल के बाद आप अपने देश को किस स्थिति में देखना चाहते हो, ये दृश्य कल्पना होती है। उसके बाद जो बात की जाए फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांसीसी क्रांति ये जो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद बन गया, राष्ट्र का डेवलपमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या है, जो उसके अंदर समाज है, जो सोसाइटी है, वो किस तरह से काम करती है। तो आई होप हिंदी वालों को समझ आया होगा। अब इंग्लिश वालों की तरफ चलते हैं, उनको बताते हैं कि उनके लिए ये टॉपिक्स के क्या नाम है। फिर जो आपकी बुक के की पॉइंट्स होंगे, जो न्यू वर्ड्स के नाम से फेमस होते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में बताएंगे। चलो, बेनिफिट होगा इस चीज का बहुत। हटा दूं कि हो गया? नहीं हुआ? तो सबसे पहले यहां पर जो है फर्स्ट टॉपिक, वो बात करता है राइज ऑफ नेशनलिज्म की। राइज ऑफ नेशनलिज्म कहां पे हो रहा है? यूरोप में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? यूरोप में। ठीक है, अब यूरोप में जब नेशनलिज्म आ रहा है, राष्ट्रवाद आ रहा है, तो उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक पे ये पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो है वो बात करता है किसकी? सेकंड टॉपिक बात करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहां पर इनके पास क्या आया? आइडियाज ऑफ नेशन आए। क्या है? आइडियाज ऑफ नेशन, कि नेशन को किस तरह से ग्रोथ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इनके पास जो तीसरा टॉपिक है वो है मेकिंग नेशनलिज्म। देखो बात सारी यूरोप की हो रही है, याद कर लेना इस बात को, क्योंकि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है? यूरोप पे बेस्ड है। तो क्या है? मेकिंग नेशनलिज्म। अब इसमें मेकिंग नेशनलिज्म का जो पहला टॉपिक है वो बात करता है आपकी न्यू मिडिल क्लास। किसकी बात करता है? न्यू मिडिल क्लास। और एक बात करता है इसकी आर्टिस्टोक्रेसी। किसकी बात करता है? आर्टिस्टोक्रेसी। इसकी बात आपसे करता है। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है इसी का, वो आपकी बात करता है लिबरल नेशन। किसकी बात करता है? लिबरल नेशनलिज्म, मतलब कि उदारवादी राष्ट्र। जो इसमें तीसरी बात करता है वो क्या बात करता है? वो बात करता है न्यू कंजर्वेटिज्म, जो कब आया था? 1815 में आया था। एसएम है ये। उसके बाद जो इसका टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर आते हैं टॉपिक नंबर, इसी के टॉपिक नंबर 4 पर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज, मतलब कि जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा क्या किया गया था। स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है?
या सही से लिख दूं, फिर कहोगे समझ नहीं आया। REVOLUTINOERS, रेवोल्यूशनरीज। इसके बाद टॉपिक नंबर है आपका एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1830 से लेकर 1848। क्या इससे पहले शुरू नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? यूरोप की। उसके बाद यहां पर जो टॉपिक है हमारे पास वो है रोमांटिक। ये वर्ड तो जरूर आएगा, रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड क्या है? नेशनल फीलिंग। क्या चीज आएगी? नेशनल फीलिंग। उसके बाद इसके अंदर और क्या पढ़ना है? ये आगे वाला हो गया, तो ये टॉपिक नंबर 4 के और भी पार्ट है। हाँ, ये टॉपिक नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है अभी। यहां पर ये आपका टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 का सेकंड पार्ट। टॉपिक नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? यहां पर वो बात करता है पॉपुलर रिवॉल्ट की। पॉपुलर रिवॉल्ट की। और पॉपुलर रिवॉल्ट जो है वो किस चीज पे बेस्ड था? वो बेसिकली बेस्ड था हंगर पे, और दूसरी चीज वो बेस्ड था आपका हार्डशिप पे। हार्डशिप क्या होता है? हंगर तो पता है, लेकिन हार्डशिप नहीं पता। उसके बाद इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। टॉपिक नंबर 3, लिबरल रेवोल्यूशन। ऐसे छोटा कर देते हैं इसको, लिबरल रेवोल्यूशन। अब कोई पूछ ले व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिबरल रेवोल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिबरल रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको ये पता है कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाए बताए जा रहे हैं कि आप अगर क्वेश्चन देखो तो आपको पता होगा लिबरल रेवोल्यूशन, दिमाग में क्लिक करे कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से पूछा है ये क्वेश्चन। ये पर्पस है टॉपिक बताने का, बाकी कोई पर्पस नहीं। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर 5 है। इसका नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर 5 है, जो किस चीज की बात करता है? यहां पे जो बात करता है मेकिंग, जो बात करता है मेकिंग किसकी? जर्मनी और इटली की। जर्मनी और इटली की, ठीक है, इसकी बात करता है। उसके बाद ये दोनों को क्या करना चाह रहा है? दोनों को यूनिफाइड करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? यूनिफाइड करना चाह रहा है। और इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है साथ में, वो होता है ब्रिटेन। क्या ऐड हो जाता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन को और ऐड कर लेते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेंज केस है, मतलब अचानक से इसको भी जरूरत पड़ गई, ऐसा कह सकते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, नहीं अभी और भी है, वो है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। टॉपिक नंबर कौन सा था ये 5th था ना। अब टॉपिक नंबर 6 है। तुम्हारा एक टॉपिक ज्यादा बैठ रहा है। अच्छा, तुम्हारा वो फर्स्ट से कोई बात। इसके बाद जो टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, की नेशन की कल्पना आप कैसे करते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, वो बेसिकली किससे डील करता है? वो बात करता है आपकी नेशनलिज्म से, और आपकी बात करता है हाँ इंपेरियलिज्म से। इंपेरियलिज्म बुक में आपको 6 ही दिखेंगे, मैं बताती हूँ। जो हमने पहले टॉपिक लिखा था ना, वो पहला नहीं था, बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये थे मैम, हिंदी मीडियम में कितने टॉपिक थे? उसमें भी 7 ही बनेंगे। ऐसे टोटल 6 थे ना? हाँ हाँ, छठा भी आपने बताया था ना? हाँ हाँ,
लिखा नहीं इसने? चलिए, इसमें कुछ वर्ड है, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं चैप्टर के जो देने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखवाऊंगी मैं, तो लिखते चले जाना। पहले एक डेफिनेशन हिंदी की होगी, एक डेफिनेशन इंग्लिश की होगी और एक डेफिनेशन हिंदी की होगी, ठीक है? ऐसे होगा। उतार लिया था ना आदित्य? रह गया मैम, कोई बात नहीं, क्लास आपके पास ही है, अभी अपलोड हो जाएगी ये। मेरा मोबाइल इसलिए चार्ज नहीं हो पा रहा, अब मुझे पता चल रहा है। देखो, फर्स्ट इसमें जो आपका ये चैप्टर फर्स्ट है, जो चैप्टर फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो बात करता है रिपब्लिक की। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है मैम? तो रिपब्लिक का मतलब होता है अ कंट्री दैट गवर्न्ड बाय अ प्रेसिडेंट एंड पॉलिटिशियंस इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वेयर देयर इज नो किंग एंड क्वीन। मतलब विच कंट्री is governed by president and politicians who's elected by the people. It is called republic. It is called republic. There is no any right. There is no any right to govern of people by the king and queen. King and queen. King and queen. King and queen. क्या है रिपब्लिक? हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं। अब पहला टॉपिक शुरू किया है तो उसी के, रुक जा, पहला टॉपिक शुरू किया है तो उसी में आएगा। एसएसटी की पुरानी किताब है किसी के पास हिंदी? इसमें तो सीधा निरकुंशवाद पे ले आए हैं, रिपब्लिक की कल्पना ही खत्म कर दी। चलिए, हिंदी में मतलब होता है इसका वह देश जो राष्ट्रपति तथा मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता है। यह मंत्रीगण जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये पेपर में एक चीज और बताऊं, ये वर्ड रिपब्लिक ही लिखा हुआ आएगा, ये सबसे स्ट्रेंज चीज है। बढ़ गया? ये पेपर में हिंदी में भी रिपब्लिक ही लिखा आएगा, इसका मीनिंग नहीं लिखा आएगा। मंत्रीगण जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इन्हें रिपब्लिक कहते हैं। इस सत्ता में कोई राजा और रानी नहीं होता है। ठीक है जी, ये सबसे समझने वाली बात है। और इंग्लिश में, हिंदी में भी ये वर्ड रिपब्लिक ही आएगा। कढ़ाई हो गया मम्मी? हाँ, कढ़ाई 5 मिनट हो रहे। एक की डेफिनेशन और ले लेते हैं। एक डेफिनेशन क्या है इसमें और?
एक तो रिपब्लिक हो गया, एक आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं निकल रहा मुझसे, है ना, निरकुंशवाद, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट ऐसे करके वर्ड है ये, या उसको ले लेते हैं, एक लास्ट वर्ड है, बाकी कल पहले सारे कीवर्ड्स कर, जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके पहले कीवर्ड्स कराऊंगी, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट कौन होते हैं, इनको बोला जाता है निरकुंशवाद, निरकुंशवाद, एब्सोल्यूटिस्ट, निकल गया वर्ड। Literally a government or system rule that has no restraint on the power exercised in history. The term refer to form of monarchy and government that was centralized, militarized and repressive. मतलब हिंदी वाले सुनो, उनको बताना अपनी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट। निरकुंशवाद, ऐसी सरकार अथवा शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरकुंश सरकार कहते हैं। मतलब निरकुंश सरकार मतलब ऐसी सरकार जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, जिसकी सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। अगर उसने बोला कि 10 लोग उड़ा दो तो उड़ा दो, रीजन नहीं जान सकते। आई समझ? तो ये है आपका होमवर्क, जिसको अपनी अपनी लाइन में लिख के आना है। क्या था? मोनार्ची, राजा का राज, मिलिट्री, मां की सेना का राज, उसके बाद रिप्रेसिव, दमनकारी सरकारें जो उनके द्वारा बना दी जाती थी और वो जनता को ही लूटने का काम करती थी, रिप्रेसिव। ये तीनों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या थे, क्यों उदय हुआ था, तो ये टॉपिक को पूरे नोट्स में कन्वर्ट करूंगी। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, तो वो आप आराम से लिख पाओगे। एसएसटी भी है, बट हिस्ट्री ही चलेगी। जब मेरी बात हुई थी तो यही बोला था मैंने कि अगर एक टॉपिक एसएसटी का स्टार्ट हो जाए और उसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमने शुरू कर दी, तो आगे कंटिन्यू 3 दिन तक वही चीज चलेगी। अगला टॉपिक कैसे उठाएंगे, फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो वो जी। बट साइंस में नहीं पढ़ाऊंगी, रीजन क्योंकि साइंस का मैं सेकंड चैप्टर एसिड बेस का मेरा सिर्फ वो रहता है अभी। हाँ, साइंस पढ़ाऊंगी कल 1 घंटा साइंस भी पढ़ाऊंगी, उसको एसएसटी पढ़ाऊंगी। तो ये जो टॉपिक है हमने शुरू कर दिया। आज ये हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास थी। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये रेलिवेंट टॉपिक्स जो है वो मिलते रहें। सब्सक्राइब करो यार प्लीज, बहुत रेलिवेंट वीडियोस मिल रही हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को नोट्स मिल सके। बट ठीक है, कद्र करो। थैंक यू। कद्र नहीं होती।